बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट वाइट सिगासो सी बाय जैन रेइस। वाइट सिगासो सी ये एक नावल है। यहाँ पे जो वर्ड सिगासो है इसमें आर को जो है प्रोनाउंस नहीं किया जाता, सो इट्स प्रोनाउंस लाइक सिगासो सी। अब ये नावल जो है 1950s 1960s के बीच में लिखा गया और 1966 में इसको पब्लिश कराया गया। इसकी अगर सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग रखी गई है जमैका नाम की एक जगह 1930s में। और पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्स्ट पर्सन मींस इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन है। और ये एक अच्छा खासा एग्जांपल है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का। और इसमें फेमिनिज़म से रिलेटेड जो है वो आपको थीम्स देखने को मिलेंगे। इसमें फेमिनिज़म भी है। और ये नावल जो है चार्लोट ब्रंट फीमेल राइटर थी, उसके नावल लाइक जैन आयर के रिस्पॉन्स में लिखी गई है। इस नावल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ये कुछ टॉपिक्स इसके कवर किए हैं, जिसमें बायोग्राफी है, टाइटल सिग्निफिकेंस है, की फैक्ट्स है, सेटिंग है और करेक्टर्स है। तो ये 5 टॉपिक जो है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो समरी है, थीम है और सिम्बोलिज़म है। अब ये नावल के हमारे पास जो है 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में क्या होता है कि जो एंटनीट है, एंटनीट ये एक करेक्टर है जो कि मेन करेक्टर है। इसकी परवरिश से लेके यानी अपब्रिंगिंग से लेके मैरिज तक की कहानी है। पार्ट 2 में जो है रोचेस्टर आ जाते हैं। रोचेस्टर जो है एंटनीट के हस्बैंड है जिसके साथ इसकी मैरिज हुई है। और मैरिज के बाद वाली जितनी भी टाइम है या जितना भी टाइम है वो सब पार्ट 2 में डिस्कस किया गया है। अब पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 3 में जो है एंटनीट को अगेन शो किया गया है। एंटनीट के जो मैडनेस है, जो पागलपन है, उसको शो किया गया है। तो ये जो थी 3 पार्ट्स की एक शॉर्ट मैंने यहाँ आपको बताया। अब इसको जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसकी समरी, थीम और सिंबलिज्म को। टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 में एक्चुअली ये स्टोरी जो है कॉलोनियलिज़म से रिलेटेड है। अब अगर इसके टाइटल की बात करें, वाइट सिगासो सी, ये जो टाइटल है वाइट सिगासो सी, ये नॉर्थ एटलांटिक के ओशियन के उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं चलती, यानी विंड नहीं चलती, जहाँ पे शिप्स अक्सर फंस जाती हैं। और ये टाइटल हम कह सकते हैं कि मेटाफर के तरह यूज़ किया गया है उन करेक्टर्स के लिए इस नावल में जो कि रियल लाइफ में या अपने मेंटल स्टेट की वजह से फंसे हुए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान, और उनके रैशनल हेरिटेज मतलब अपने रेस, अपने कंट्री के बीच में वो करेक्टर्स फंसे हुए हैं। उन्हीं करेक्टर्स को ये टाइटल जो है इंडिकेट करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये जो नॉर्थ एटलांटिक ओशियन का एरिया होता है वहाँ पर सी वीड में कुछ शिप्स अक्सर फंस जाया करती हैं। अब बढ़ते हैं इसके जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या होता है, कहानी की शुरुआत होती है जमैका नाम की एक जगह से। और जमैका ये जगह जो है यूरोप में है और यहाँ गवर्नमेंट एक नया कानून लेके आई है और इस कानून के तहत स्लेवरी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो वो कानून कौन सा था, इमेंसिपेशन एक्ट। अब इमेंसिपेशन एक्ट को हम स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833 भी कह सकते हैं। इस कानून में क्या हुआ था, जमैका इंग्लैंड में सरकार एक कानून लेके आया था और इस कानून के तहत जो स्लेवरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस कानून का नाम इन्होंने क्या रखा था, इमेंसिपेशन एक्ट या स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833। और ये कानून 1 अगस्त 1834 में लागू हो जाएगा, जिसके तहत स्लेवरी जो है, जो ग़ुलामी है, जो अफ्रीकन जो ग़ुलाम बने हुए थे ब्रिटिशर्स के, वो जो है यूरोप से ख़त्म हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो है, लाइक इसको मैंने ऑलरेडी जो पहली वीडियो उसमें भी डिस्कस किया है, उसमें आपको इसकी पूरे नोट्स भी देखने को मिलेंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें करेक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है और करेक्टर से अमूमन जो है क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम बात कर रहे थे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में जैसे यहाँ पे हमने बात की स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833 की, और इसके साथ साथ हमने बात की कि जैसे गवर्नमेंट एक कानून लेके आई थी, वो कानून को थी स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833। उसके आगे क्या होता है, अब कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है एंटनीट। एंटनीट जो है ये अपनी ज़िंदगी की कहानी एक इंग्लिश मैन को सुनाती है और एंटनीट जो है इंग्लिश मैन को बताती है कि उसका बचपन कैसे गुज़रा, उसने जो जो जवानी कैसे गुजारी और कैसे उसके अरेंजमेंट्स या जो अरेंज मैरिज हुई थी और क्या क्या जुल्म उसके ऊपर हुआ है।
अब वो कहानी जो है एंथनीट ने इंग्लिश मैन को सुनानी है। सुनाई थी, बल्कि वो कुछ यूँ है, मींस अब जो वो सुना रही है तो वो कहानी कुछ यूँ है। एंथनीट अपनी माँ एनीट जो है, ये यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, एनीट वो और अपने भाई पेयर के साथ में रहती है, और ये जो है इसका छोटा भाई है पेयर। पेयर यहाँ पे ये मेंशन है, पेयर। ये जो है मेंटली डिस्टर्ब है। कौन? पेयर जो है मेंटली डिस्टर्ब है, दिमागी कमज़ोर है, मींस दिमाग इसका कमज़ोर है। और इस फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं। अब 3 लोग कौन कौन से हैं? एंथनीट की मदर और एंथनीट के भाई, क्योंकि इनके फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो फादर की डेथ हो चुकी है और इनकी फैमिली जो है जमैका शहर में रहती है, जमैका जो कि इंग्लैंड में है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ गवर्नमेंट एक नया कानून लेके आई थी, और ये कानून पास होने वाला है, और इस शहर के लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, और इस कानून का इसकी फैमिली पर भी असर पड़ता है। इनकी फैमिली को जो गुर्बत है उसका सामना करना पड़ेगा, और जैसे एंथनीट के फादर नहीं है तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। और इसी वजह से एंथनीट की माँ यानी एनीट जो है एक अमीर आदमी से शादी करती है, और उस अमीर आदमी का नाम है मिस्टर मैसन। ये मिस्टर मैसन। अब एनीट का ये ख़्याल था कि अमीर से शादी करके हमारे हालात बदल जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर के हालात सुधरने की बजाय सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मिस्टर मैसन जो है एनीट के बेबसी का फ़ायदा उठाते हैं, और वो एनीट पे जुल्म भी करते हैं। इस एक्ट के आने के बावजूद स्लेव्स पर जुल्म कम नहीं हो रहे होते हैं, और स्लेव्स गुस्से में होते हैं, और प्रोटेस्ट करने के लिए स्लेव्स जो है एंथनीट के घर को जला देते हैं। किसके घर को जला देते हैं? एंथनीट के घर को जला देते हैं। और आग की वजह से एंथनीट का छोटा भाई यानी पेरी जो है वो मर जाता है। और अब एंथनीट अपने बेटे की उम्र में मतलब बेटे के गम में एनीट जो है, एनीट यानी इसकी जो मदर है, एंटीनेट की जो मदर है एनीट, वो अपने बेटे की गम में डिप्रेशन में चली जाती है। और इधर मिस्टर मैसन को लगता है कि एनीट अब किसी काम की नहीं है, इसलिए वो एनीट को मतलब अपनी बीवी को एनीट को मिस्टर मैसन क्या करता है? मिस्टर मैसन एनीट को एक कपल के पास भेजता है नौकरी करने के लिए। लेकिन ये कपल जो है मिस्टर मैसन से भी ज़्यादा जालिम निकले, मींस उस पे ज़्यादा जुल्म करते हैं, एनीट पे जुल्म करते हैं। और ये कपल एनीट को तड़पा कर एनीट को जान से मार देते हैं। और एंथनीट जो है वो कन्वर्ट स्कूल इन स्पेनिश टाउन जो है ज्वाइन कर लेती है, और एंथनीट अपनी माँ से कभी भी नहीं मिलती। पास्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसकी एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। तो ये थी फर्स्ट पार्ट की कहानी। फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपल बता रहा हूँ कि एक तो इनके घर को जला दिया जाता है, और इसकी मदर जो है वो पागल हो जाती है, और मतलब एंथनीट की जो मदर है वो पागल हो जाती है। और इसकी जो मदर है उसकी शादी किससे हो जाती है? मिस्टर मैसन से। मिस्टर मैसन एक अमीर बंदे होते हैं। अब मिस्टर मैसन जो है वो क्या करता है, जब इसको पता चल जाता है कि जो मेरी वाइफ है एनीट वो पागल हो चुकी है, तो ये क्या करता है, एक कपल के पास इनको भेज देता है। यहाँ पे ये मेंशन भी किया गया है। और जब इसको कपल के पास बेचते हैं तो मतलब अपनी बीवी को, एनीट को, तो एनीट जो है वो जो कपल है वो एनीट पे काफ़ी जुल्म करते हैं, और इस तरह एनीट की वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये फर्स्ट पार्ट की कहानी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी इसके बहुत कुछ मैंने आपको जो पहले वीडियो में है उसमें भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, जिस लाइक करेक्टर से हवाले से रिलेटेड। जब आप करेक्टर्स के बारे में जानते होंगे तब आप बहुत कुछ समरी में ख़ुद भी लिख सकते हैं। मीन्स आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, आपको ये नोट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो वो करेक्टर्स की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मिस्टर मैसन जो है एंथनीट मींस लाइक जो मेन कैरेक्टर है ये एंथनीट की अरेंज मैरिज करवा देते हैं, और इसका हस्बैंड होता है रोचेस्टर। अब ये रोचेस्टर एक नया कैरेक्टर हमारे सामने आया है। रोचेस्टर जो है, अब हमारे पास जो है करेक्टर है लाइक रोचेस्टर यहाँ पे मेंशन है। रोचेस्टर को एंथनीट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और इसने सिर्फ पैसों के लिए एंथनीट से शादी की है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बताया जो एंथनीट है ये ख़ुद गरीब थी,
किस तरह गरीब थी? क्योंकि ये ख़ुद कॉलोनाइज़र थी, मीन्स लोग इस पे हुकूमत कर रहे थे, इनके इलाके पे हुकूमत कर रहे थे, लाइक ब्रिटिशर्स इन पे हुकूमत कर रहे थे। तो ये किस तरह अमीर बन गई एंटनीट? क्योंकि इसकी जो मदर थी उसकी शादी किससे हुई थी? मिस्टर मैसन। मिस्टर मैसन कौन था? मिस्टर मैसन एक अमीर शख्स था। अब मिस्टर मैसन जो था जब अमीर था तो रॉचेस्टर को जब पता चला कि एंटनीट जो है उसकी बेटी है, मीन्स स्टेप फादर है, तो रॉचेस्टर ने एंटनीट से शादी की। और इस तरह क्यों शादी की? जस्ट फॉर मनी। अब एंटनीट से शादी की। अब एक दिन रॉचेस्टर को एक लेटर मिलता है और ये लेटर जो है डैनियल कॉस्वे नाम के एक बंदे ने लिखा है। सो डैनियल कॉस्वे हमारे पास एक नया करैक्टर है। ये लेटर उसने लिखा है किसके लिए? रॉचेस्टर को। और डैनियल कॉस्वे ने जो है वो ख़त में क्या लिखता है? ख़त में लिखते हैं कि मैं एंटनीट का हाफ ब्रदर हूँ। डैनियल कॉस्वे क्या लिखता है ख़त में? कि मैं एंटनीट का हाफ ब्रदर हूँ। हाफ ब्रदर से मुराद सौतेला भाई। और ये मिस्टर मैसन जो कि बहुत अमीर थे तो इसकी रिलेशंस एक मैड के साथ ही, मीन्स एक नौकरानी के साथ भी थे। ये जो डैनियल कॉस्वे हैं ये कौन है? ये ओबियसली किसके बेटे हैं? मिस्टर मैसन के नाजायज़ औलाद है। नाजायज़ औलाद क्यों है? क्योंकि जो मिस्टर मैसन है, जैसे मैंने बताया, वो बहुत अमीर आदमी थे, तो उसकी काफ़ी रिलेशंस दूसरी जो फ़ीमेल थी उनके साथ थे। अब उन फीमेल में एक थी मैड, मीन्स जो नौकरानी थी, तो उसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन के बाद तो इनका एक बेटा हुआ। और वो बेटा कौन था? डैनियल कॉस्वे के नाम से। अब डैनियल कॉस्वे तो ओबियसली एक नाजायज़ औलाद हुई। तो डैनियल कॉस्वे जो है ख़त लिखते हैं किसको? रॉचेस्टर को। रॉचेस्टर को क्या बताते हैं कि मतलब कुछ स्टोरी बताते हैं। अब वो स्टोरी हम देखते हैं आगे क्या बताते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको ये एक शॉर्ट ग्लेंस दे रहा हूँ कि डैनियल कॉस्वे हैं कौन। तो डैनियल कॉस्वे की अब आपको समझ आई होगी कि ये जो है मिस्टर मैसन के बेटे हैं, लेकिन नाजायज़ बेटे। किनसे हुए हैं? एक मैड जो कि एक नौकरानी थी, सेक्सुअल रिलेशंस की बेस पे और ये हुआ था। और इस मैड से जो है मिस्टर मैसन का एक औलाद होती है जिसका नाम है डैनियल कॉस्वे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डैनियल कॉस्वे जो है मिस्टर मैसन की नाजायज़ औलाद है और एंटनीट का सौतेला भाई है। अब डैनियल कॉस्वे जो है रॉचेस्टर से कहता है कि इसका तो पूरा ख़ानदान पागल है। जैसे आई टोल्ड यू दैट डैनियल कॉस्वे क्या बताता है उस लेटर में जो है डैनियल कॉस्वे ये बताता है रॉचेस्टर को कि एंटनीट का पूरा ख़ानदान जो है पागल है। जब ये बात लेटर में रॉचेस्टर पढ़ता है, मींस कौन सी बात कि एंटनीट का जो पूरा ख़ानदान है वो पागल है, जब ये बात रॉचेस्टर लेटर में पढ़ता है, वो फिर जो है एंटनीट से रात को पूछता है कि तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ, अपने माजी के बारे में बताओ। और एंटनीट जो है रॉचेस्टर को सब कुछ बता देती है। रॉचेस्टर को अब यकीन हो जाता है कि एंटनीट भी पागल है और रॉचेस्टर जो है डिसाइड करता है कि वो एंटनीट को पूरी तरह से पागल कर देगा। अब रॉचेस्टर जो है एंटनीट को बर्ता नाम से पुकारता है। यहाँ पे वर्ड मेंशन किया गया होगा बर्ता, ये बेटा जो है ये एक नाम है। तो ये जानबूझ के जो है रॉचेस्टर किसको इस नाम से बुलाता है? अपनी वाइफ एंटनीट को। तो एंटनीट को जब ये इस नाम से पुकारता है और मेंटली टॉर्चर करता है, अब धीरे धीरे से एंटनीट चिड़चिड़ी होने लगती है। एंटनीट में पिरानिया नाम की एक बीमारी जो है डेवलप हो जाती है। यहाँ पे मेंशन की गई पिरानिया नाम की एक बीमारी डेवलप होने लगती है और वो धीरे धीरे पागल हो रही होती है। अब रॉचेस्टर उसको इंग्लैंड ले जाता है। तो पार्ट 2 यहाँ ख़त्म हो जाता है। और ये जो रॉचेस्टर है ये काफ़ी अब्यूज़िव नेचर के बंदे हैं, लाइक इमोशनली जो है ये लाइक अनफेथफुल है, अब्यूज़िव नेचर है इसका। और ये टॉर्चर करते हैं किसको? एंटनीट को, अपनी वाइफ को, ताकि एक तो इसने शादी की जस्ट फॉर मनी। उसके बाद जब इसे पता चलता है कि इसका पूरा ख़ानदान पागल है, और ये बात किसने बताई? डैनियल कॉस्वे ने। किस चीज़ के ज़रिए? लेटर के ज़रिए। और उसके बाद फिर ये और टॉर्चर करने लगता है। अब पार्ट 3 में क्या होता है? अब ये इंग्लैंड पहुंच गए हैं। रॉचेस्टर जो है एंटनीट को बर्ता कहकर बुलाता है ताकि उसको इमोशनली टॉर्चर कर सके, ताकि वो मुकम्मल पागल हो जाए। रॉचेस्टर अब ग्रेसफुल नाम के एक नौकर से कहता है, तो ये एक नौकर है ग्रेसफुल, यहाँ पे मेंशन किया होगा ये ग्रेसफुल नाम के एक नौकर से कहता है कि एंटनीट पर नज़र रखें, ध्यान रखें। रॉचेस्टर जो है एंटनीट को कमरे में बंद कर देता है और इसी तरह वो पूरी तरह से पागल हो जाती है।
अब जब वो उसे पागल कर दे कमरे में बंद कर देता है तो ओबियसली वो पागल हो जाती है और एंटनीट आज़ाद होना चाहती है। अब आखिर में एंटनीट एक ख्वाब देखती हैं कि उसने उस घर को आग लगा दी है। कौन से घर को? और मतलब जो जिसमें ये कैद थी, किसके घर को? रॉचेस्टर के घर को। कि और वो उस कैद से बाहर भाग गई है। भागने के बाद उसने उस घर को आग लगा दी है और उसको आज़ादी मिल गई। अब ये ख्वाब है, मींस ये इमेजिनेशन लाइफ का कह सकते हैं, ख्वाब है पूरा। तो ये क्या ख्वाब में क्या देखती है कि उसने जो रॉचेस्टर है उसके घर को आग लगा दी और उसके घर को आग लगा दी और वो उस कैद से बाहर आ गई है। भागने के बाद उसने उस घर को आग लगा दी है और उसको आज़ादी मिल गई है। एंटनीट की जब आँख खुलती है, ख्वाब से जागती हैं और एंटनीट जो है अब क्या करता है, अब खुराक के वो ख्वाब को जो है हकीकत में बदल देती है और उस कमरे से भाग जाती है और उस कमरे में आग लगा देती है। आग लगा, फिर डिस्परेट एंड इंगेज्ड शी अटैक्स हिम विद अ नाइफ बोट इट्स सीक्रेट। अब ये अटैक किस पे करती हैं? वो जेनियल कॉसवे पे। लाइक शी लेटर फॉरगेट्स दिस इनकाउंटर एक्सप्रेसिंग हर थॉट्स इन अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये हमारे पास एक लिटरेरी टेक्निक है। एंथनी ड्रीम्स ऑफ फ्लेम्स इंग्ला मीन्स ये वही ख्वाब पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि वो ख्वाब जो इसने देखा, वो ख्वाब कौन सा था कि इसने जो रॉचेस्टर है उसके घर को आग लगा दी और वो उस कैद से फ़रार हो गई है। तो उस ख्वाब को उसने हकीकत में बदल दिया। किसने? एंथनीट ने। और इस तरह वो घर को आग लगा देती है और उस कमरे में आग लगा के वो वहाँ से बाहर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी समरी ख़त्म हो जाती है। अब इसकी अगर थीम की बात करें, सबसे पहला थीम है ऑपरेशन एंड इंट्रैपमेंट। ऑपरेशन इज़ अ सेंट्रल थीम इन द नॉवल स्टार्टिंग विद द कॉसवेज फॉर्मर इंस्लेव्ड। ये बहुत एक खूबसूरत एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है कि किस तरह जो है ऑपरेशन एंड इंट्रैपमेंट जो है की गई है। अगर आपको समरी और करेक्टर्स की समझ आई है तो आप इस थीम को ईज़िली समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं एक ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखी है और शॉर्ट लिखी है। आई होप दिस विल हेल्प यू मोर एंड मोर। ऑपरेशन से मुराद जुल्म और इंट्रैपमेंट से मुराद पंसाना, किसी को मीन्स किसी को फंसा के उसको छोड़ देना वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑपरेशन और इंट्रैपमेंट का बहुत बड़ा थीम है, ये भी आप देख सकते हैं। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अगर मैं इसको एक एक लाइन में रीड आउट करूँगा तो इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम। ये भी उसी के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन है, लाइक शी इज़ ऑप्रेस्ड इन हर मैरिज। किसको ऑप्रेस किया गया था? इसके मतलब एंथनीट को, क्योंकि एंथनीट जो थी ये प्रोटोगनिस्ट थी और साथ में एक इस पे जुल्म इसलिए होता था क्योंकि ये कॉलोनाइज़र थी। लाइक शी वाज फ्रॉम जमैका, सो लाइक ब्रिटिशर्स वर रूलिंग देम। तो इसी तरह इस पे जुल्म होता था और इसकी अरेंज मैरिज की जाती है। तो ये भी एक ऑपरेशन हुआ, तो मीन्स एक जुल्म हुआ इसके साथ। और इसी तरह रोचेस्टर भी इस पे जुल्म करता है और इवन इसका जो हाफ ब्रदर यानी जो सौतेला भाई है वो भी एंथनीट पे जुल्म करता है। उसके बाद दूसरा थीम है हमारे पास आइसोलेशन एंड अदरनेस। आइसोलेशन यहाँ पे एंथनीट की बात की गई कि वो आइसोलेटेड फील करती थी, मीन्स बिल्कुल एक अलग दुनिया में रहती थी। अदरनेस लाइक दूसरों के साथ उसका उठना बैठना इतना ज़्यादा नहीं होता था, ना इसके कोई फ्रेंड्स होते थे। तो यहाँ पे इसके बारे में भी बताया गया है कि आइसोलेशन से मतलब एंथनीट का क्या लेना देना। ये भी आप लोग देख सकते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन है। आई होप दिस विल हेल्प यू मोर एंड मोर इन योर पेपर आल्सो। फिर हंगर की बात की गई है। हंगर एक्चुअली उस चीज़ को रेफरेंस कर रहा है, मीन्स उस चीज़ के बारे में बता रहा है जो कॉलोनाइज़र्स थे। ओबियसली उनके पास कोई रहने सहने या पैसा नहीं होता था खुराक को हासिल करने के लिए, खुराक को बाय करने के लिए। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया। इवन जो एंथनीट है वो ख़ुद एक गरीब फैमिली से थी। इवन इसकी जो माँ थी उसकी भी डेथ हो जाती है और वो एक मीन्स शादी कर लेती है किसके साथ? मिस्टर मैसन के साथ, कि इनके हालात बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उनके हालात और बिगड़ जाते हैं। इस तरह जो इसके भाई हैं पेरी उसकी जो है वो भी आग में जो है जल के मर जाता है क्योंकि वो दिमागी तवाज़ुन उसका सही नहीं होता था। और इसी तरह इसकी जो माँ है उस पर भी जुल्म करके जो कपल है जिनके पास मिस्टर मैसन अपनी बीवी को बेचते हैं यानी एनीट को बेचते हैं, तो वहाँ पे जो है वो कपल इस पे जुल्म करते हैं
एनीट पे, और इसी तरह एनीट की जो है वहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर बात आती है एंथनीट की। एंथनीट जो है इस पे भी जुल्म होता है, क्योंकि लाइक रोचेस्टर इस पे जुल्म करता है, इवन इसके अपने फादर इस पे जुल्म करता है। लाइक मिस्टर मैसन ने किस तरह जुल्म किया कि इसकी जो है अरेंज मैरिज कर दी, और वह एक ऐसे बंदे से की जो कि एक ग्रीडी बंदा था, एक लालची बंदा था, पैसों का लालच लगा रहता था उसे। सो यहाँ पे हंगर जो है इसका भी बहुत बड़ा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थीम है, इसको भी आप लोग पेपर में लिख सकते हैं, और ये इसकी एक स्मूथ एक्सप्लेनेशन है। सो ये अगेन उसी से रिलेटेड है। और मैडनेस लाइक मैडनेस किसकी बात की गई है? तीनों बंदों की बात की गई। फर्स्ट एंटनीट की मदर यानी एनीट, जो कि पागल हो गई थी, किसकी वजह से? अपने बेटे के गम में, क्योंकि इसके बेटे को जब घर में आग लगी थी, जब वो अफ्रीकन्स ने एंटनीट के घर में आग लगाई थी, तो इसके बेटे का जो दिमागी तवाज़ुन था, जैसे मैंने बताया, वो ठीक नहीं था। तो वो उस घर में जो है मतलब आग लगने की वजह से उसकी वहाँ डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद इसकी मदर जो है वो पागल हो जाती है, और मदर जो है जब पागल हो जाती है तो मिस्टर मैसन को जब पता चल जाता है कि अभी अमेरिका किसी काम की नहीं, तो मिस्टर मैसन जो है इसे किसी कपल के पास भेजता है, और इस तरह वो कपल जो है एनीट पे जुल्म करता है, और वो उसकी वहाँ डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद एंटनीट की बात आती है। एंटनीट को भी पागल कर दिया जाता है। कौन पागल करता है? रोचेस्टर, क्योंकि रोचेस्टर जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। इस तरह यूज़ करता है कि मतलब इसे डिफरेंट नाम से बुलाता है, जैसे बर्ता जो है एक नाम था, उससे बुलाता था ताकि इसको मेंटली टॉर्चर किया जा सके। तो मैडनेस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। फिर उसके बाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म और स्लेवरी एंड एथेंसिटी। अब सिंबलिज्म की अगर बात करें, देयर आर सेवरल सिंबल्स इन द नॉवल विद टू ऑफ द प्रीडोमिनेंट वंस लाइक बीइंग ट्री, फायर एंड ट्रीज। तो ये फायर एंड ट्री से रिलेटेड ये सिंबल हम देखेंगे अब। इन पार्ट 1 द सर्वेंट्स लाइट अ फायर एंड बर्न डाउन एंटनीट्स होम। तो पार्ट 1 में क्या होता है, जो एंटनीट है उसके घर को आग लगा दिया जाता है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट फॉर द इनजस्टिसेस द कॉस्वे फैमिली हैज़ फोर्स्ड अपॉन देम। इट इज़ आल्सो एन अटेम्प्ट टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स एंड टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम। एंटनीट बिकम्स ऑब्सेस्ड विद फायर इन अ पार्ट 3 बिकॉज शी सीज एज इज हर ओनली एवेन्यू फॉर फ्रीडम। अब बहुत इंपॉर्टेंट थी सिंबलिज्म सिम्बलाइज किया गया है। लाइक जो फायर है वो सिंबलाइज करता है कि इसको रिवोल्यूशनरी फोर्स को, दैट इज़ पावरफुल इनफ टू इनेक्ट मेजर चेंज। क्योंकि अपने मुतालिबात मानने के लिए तो कुछ ऐसे स्टेप्स आपको उठाने पड़ते हैं, जिसमें लाइक फायर है। अब ये फायर जो है किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? रिवोल्यूशनरी फोर्स को, मींस इनकलाबी फोर्स को। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था कि जो ब्लैक मैन थे उन्होंने एंथनीट के घर को आग लगाया था, लेकिन लास्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, जो एंटनीट है वो किसके घर को आग लगाती है? रोचेस्टर के घर को आग लगाती है। ट्रीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर्स रिलेशनशिप टू प्लेस व्हेन शी इज़ इन जमैका। एंटनीट व्यूज़ द ट्रीज एज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ट्रीज़ को जो है एक्सप्लेन किया गया है, लाइक उसको सिम्बलाइज़ किया गया है कि जो एंटनीट है वो मीन्स किस नज़र से ट्रीज़ को देखती थी। ब्यूटीफुल, लाइक वाइब्रेंट एंड लाइवली, द कम्फर्ट हर एंड ऑफन एन एस्केप फ्रॉम द ह्यूमन वर्ल्ड। तो ये किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है? लाइक ट्रीज़, जब आप मतलब अकेला रहना चाहते हो तो आप किसी ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सिम्बलाइजेशन है कि आप वर्ल्ड से, मीन्स जो दुनिया के लोग हैं उनसे फ़रार होना चाहते हो, यानी आप उनसे आज़ाद रहना चाहते हो, उनसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते। तो सेम जो एंथनीट है वो भी यही करती है। तो उसे एक वहाँ जाके एक सुकून मिलता है उस लैंड पे जहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं। Throughout the novel, the natural world reflects Anthony's and the husband's perspective, feelings of comfort or alienation. When Anthony is rejected by her mother and ridiculed by her peers, she hides in the gardens at Colibri and feels that even biting ants and sharp stinging foliage are better than people. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थीम है, सिम्बलाइजेशन है कि जिसमें लाइक ये जब इसकी अपनी माँ के साथ एक जगह पे जो है मतलब थोड़ी बहुत आर्गुमेंट्स होते हैं, तो ये घर से बाहर जाती है और एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पे ये एंड्स वगैरह बाइटिंग लाइक शार्प होते हैं, वो इसको बाइट करते रहते हैं। तो ये क्या समझती है कि दे आर बेटर देन पीपल,
कि ये भी लोगों से बेहतर है। लाइक कन्वर्सली अ मेजर फीचर ऑफ हर नाइट मेयर्स विच टर्न आउट टू बी ऑफ इंग्लैंड is the unfamiliarity of the trees. The husband, on the other hand, who finds the people and customs of Jamaica disorienting and even disturbing, is similarly disoriented and disturbed by the Jamaican landscape. So ये भी उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी ट्री और फायर से रिलेटेड है, लाइक यहाँ पे मेंशन किया गया है फायर एंड ट्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को ये नॉवल की समझ आए। सो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।